हाँ, कल हम पढ़ा रहे थे प्राचीन यूनान की कला, जिसको आपने देखा भी होगा, कल का वीडियो आपने सही से देख लिया होगा। इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो प्राचीन यूनान की कला को हमने बताया था कि यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन की वजह से करते हैं कि नहीं भाई, इटली भी अलग नहीं है और यूनान अलग नहीं है, सब एक ही चीजें हैं। नहीं, ये ध्यान रखिएगा, इटली अलग क्षेत्र है, यूनान अलग क्षेत्र है। और प्राचीन यूनान पर हमने कल अध्ययन बताया था। यूनान के क्षेत्र को हमने डिवाइड करके बताया था। तो हमने कहा था कि इधर आयोनियन सागर था, इधर एजियन सागर था, ठीक है, एजियन सागर था, और इधर भूमध्य सागर था। इस पर हमने चर्चा कर ली थी। हमने कहा था यहाँ एथेंस इसी से लगा हुआ, ये ग्रीस यूनान है। एथेंस और ग्रीस यूनान उस समय एक ही संबंध में कार्य करते थे। इस पर हमने चर्चा कर ली थी। और यूनान की कला को हमने 5 भागों में बांट लिया था। एजियन समुद्र की कला, जैमितिक अंधकार युग, आर्केइक युग, शास्त्रीय युग और हेलेनिस्टिक युग, इस प्रारूप में हमने बांटा था। इसी के साथ हमने बताया था कि इसी के समकक्ष, इसी के समान, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था कि लगभग 3300 से लगभग 3300 से 30 ईसा पूर्व का समय संपूर्ण प्राचीन यूनान की कला में जाता है। उसी तरीके से आपको पता है कि रोमन कला या इट्रस्कन कला का भी समय हमारा लगभग में 2000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और साम्राज्य काल तक 31 रहता है। और उसके बाद रोमन साम्राज्य में परिवर्तन हो जाता है। तब रोमन साम्राज्य, पहले शुरुआत में हम केवल रोमन राज्य पढ़ेंगे, लेकिन साम्राज्य काल में अंतर जब आएगा तो साम्राज्य काल में क्या अंतर आएगा, उसकी परिभाषिक शब्दावली क्या है। क्योंकि कला में बेटा ये चीज बड़ी समस्या समझना रहता है कि चीजें बदल गई लेकिन उसकी परिभाषा नहीं समझ में आई। हम पढ़ते हैं कि भारत क्या है, तो भारत एक गणतांत्रिक राज्य है, लेकिन गणतांत्रिक देश है, लेकिन गणतंत्र हमको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको रोम के बाद मिल तो जाएगा साम्राज्य काल, लेकिन साम्राज्य काल आया कैसे ये तो हमको पता ही नहीं जाएगा। सीधा हमको किताब पर साम्राज्य काल मिलेगा। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैंने बहुत डिफाइन करके आपके नोट्स को लिखा भी है और हम बराबर आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जैमितिक युग जहां पर हमारा शुरुआत होता है, जैसे कि शुरुआत की हम बात कर रहे हैं कि हम इस सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ करके आए, उसी तरीके से आपको पता होगा कि एजियन समुद्र की सभ्यता भी इसी तरीके की थी। छोटे छोटे द्वीपों में कुछ जनजातियां छोटे छोटे कार्य कर रही थी। उन्हीं छोटे छोटे कार्यों को हम खोजे और उसका हम स्वरूप जैमितिक युग के नाम से जाने। जैमितिक युग को अध्ययन की दृष्टि से हमने बताया था कि 4 भागों में बांटा गया था। और 4 भागों में हमने सबसे पहले साइक्लेडिक कला कहा। साइक्लेडिक कला के तथ्य कोई खास नहीं मिले हैं, लेकिन हार्प प्लेयर मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटे छोटे कच्ची मिट्टी और जो हमारे लकड़ी के मकान बने हुए थे, उन पर कुछ भित्तियों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। वो चित्र हमें क्रीट की सभ्यता से मिले हुए हैं। इसी तरीके से माइसिनिया की सभ्यता में जब हम जाएंगे तो छोटे छोटे मस्तबे जो है, जो छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, उनके मस्तबे तैयार किए जाते थे, जिनको हमने कहा था कि बिहाइव टाम्ब कहा जाता था। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। बेटा जब ज्यामितिक और अंधकार युग में जाएंगे तो ज्यामितिक और अंधकार युग में जो छोटे कबीलाई क्षेत्र थे उनमें युद्ध की परंपरा रहेगी। क्या है की परंपरा रहेगी? युद्ध की परंपरा रहेगी। और इस युद्ध की जो ये युद्ध है, इस युद्ध की परंपरा के दौरान कला का उतना विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए इस युग को हम अंधकार का युग कहते हैं। अभी आपको हम पढ़ाएंगे भी, ठीक, पहले समझ लें। फिर आर्केइक युग क्या होता है? आर्केइक युग में जो छोटे छोटे स्थान थे, छोटे छोटे साम्राज्य थे, वो अब 2 या 3 राज्यों में, जहां पर एजियन समुद्र में हमने बताया था कि लगभग 300 द्वीप थे, वो 300 द्वीप आप बदल करके मात्र 2 या 3 छोटे छोटे नगरों में परिवर्तित हो गए थे। और इसी समय में आर्केइक युग में मुख्यतः राजवंशीय परंपरा का कहीं ना कहीं पर प्रारंभ हो जाता है। और आर्केइक युग में ही सर्वप्रथम एक स्त्री पुष्प की कल्पना की जाती है। और आर्केइक युग में ही अब क्या हुआ, जो हमारे मिट्टी के मकान हुआ करते थे, जो हमारे कहीं ना कहीं पर लकड़ी के मकान हुआ करते थे, ठीक उनकी जगह पर अब ईंट ईंट और पाषाण युक्त मकान प्राप्त होने लगे। अर्थात देखा जाए तो आर्केइक युग से ही सही मायने में वास्तुकला का प्रारंभ हो जाता है। वास्तुकला का प्रारंभ हो जाता है।
तो यहाँ पर आर्केइक युग में हम वास्तुकला के प्रारंभ को पढ़ेंगे। यहीं पर ठीक है, डोरिक शैली, कोरिंथियन शैली, आयोनिक शैली के विवरण को पढ़ेंगे। डोरिक जाति के द्वारा डोरिक शैली, आयोनिक जाति के द्वारा आयोनिक शैलियों का उत्पादन किया जाएगा। मतलब जाति के नाम पर ही शैलियों का विकास होता है। फिर जब हम शास्त्रीय काल में जाएंगे, तब शास्त्रीय काल में क्या होगा, अभी जो छोटे छोटे 3-4 राज्य थे, इनको बदल करके अब एक शक्तिशाली शासक हो जाएगा। ठीक है, और इस एक शक्तिशाली शासक में हम जाएंगे तो समायरस, जब हम नाम पढ़ेंगे यहाँ पर शासकों का, तो समायरस प्रथम ख्याति प्राप्त शासक हुआ। उसने संपूर्ण छोटे छोटे नगरों को व्यवस्थित करके एक शास्त्रीय साम्राज्य का स्थापना किया, और इसी से कहीं ना कहीं पर, ठीक है, शास्त्रीय युग का मतलब राजवंशीय कला का प्रारंभ चला जाता है। राजवंशीय कला में उतना कार्य नहीं होता है, लेकिन ज्यूस का मंदिर वगैरह हमको दिखाई देता है बनने में। और इसी शास्त्रीय काल के आरंभिक काल में, क्योंकि शास्त्रीय काल 3 भागों में बांटा गया, तो आरंभिक शास्त्रीय काल में मायरान जैसा मूर्तिकार हुआ। ठीक है, और इस काल में मुख्यतः चित्रकला अलग पढ़ने को मिलेगी, मूर्ति कला अलग पढ़ने को मिलेगी, पात्र कला अलग पढ़ने को मिलेगी, स्वतंत्र मूर्ति शिल्प अलग पढ़ने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको डिवाइड करके बताया जाएगा कि भाई इस समय क्या कार्य हुए थे। इसी शास्त्रीय काल में हम पढ़ेंगे आरंभिक शास्त्रीय काल, उच्च शास्त्रीय काल। उच्च शास्त्रीय काल में, ठीक, डेलोस संघ की स्थापना हो जाएगी, और पहली बार, ठीक है, पेराक्लीज नामक व्यक्ति संपूर्ण यूनान एथेंस सहित संपूर्ण यूनान में डेलोस डेलोस संघ के शासक पेराक्लीज का शासन हो जाता है, और यहीं से चरम काल स्थापित हो जाता है। और इसी ने सर्वप्रथम एक्रोपोलिस, एक एक्रोपोलिस का निर्माण कराया। अभी एक्रोपोलिस कहेंगे, सर एक्रोपोलिस क्या है? एक्रोपोलिस राजकीय भवन हुआ करता था, जो ऊंचे, एक्रोपोलिस का अर्थ होता था ऊंचे स्थान पर स्थित किला या दुर्ग या भवन। जैसे आज की डेट में हम बता रहे हैं, अकबर चले और अकबर ने एक बहुत पथरीला क्षेत्र जिसका नाम फतेहपुर सीकरी है, तो फतेहपुर सीकरी को बसाया, और फतेहपुर सीकरी को जब लाल पत्थर से घिरवाया संपूर्ण, तो इसका मुख्य द्वार कहा गया, क्या कहा गया? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। अंदर, ठीक, मच्छी बाजार, मीना बाजार, जोधाबाई का महल, जहांगीरी महल, अकबर का महल, हवा महल, आम खास, इस तरीके से। अभी एक्रोपोलिस भी बेटा जब बनवाया गया पेरिक्लीज के द्वारा, ठीक है, क्लीज के द्वारा, तो एक्रोपोलिस भी इसी तरीके से ऊंचे स्थान पर केंद्रीकृत एक क्षेत्र हुआ करता था, जिसका मुख्य द्वार प्रोपिलाइजा कहलाता था। यहीं पर एथना का मंदिर, एथना पार्थनोस का मंदिर, एरेक्थियोन भवन, इस तरीके से यहाँ पर भी भवन है। तो एक्रोपोलिस अगर आपसे पूछता है एक्रोपोलिस है कहाँ पर, तो एक्रोपोलिस यूनान में है, यूनान में है। और एक्रोपोलिस का अर्थ क्या होता है बेटा? एक्रोपोलिस का अर्थ होता है ऊंचे क्षेत्र में निर्मित, ठीक है, निर्मित किलाबंद भवन। किलाबंद भवन, अब आपको समझाया भी जाएगा। तो इस तरीके से हम क्रमागत चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्रमागत चीजों को पढ़ रहे हैं। कल हमने जो आपको टॉपिक बताया था वो तो समझ में आ गया होगा, ठीक, उसको आज हमने रिवीजन भी करवा दिया, क्या क्या यहाँ से मुख्य बिंदु रहे हैं बेटा। आज हम चलेंगे अंधकार का युग या जैमितिक युग, और उसके बाद आर्किक युग। 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। टॉपिक्स के साथ कुछ छोटे चीजों को जरा सा देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं, तो उनकी चीजों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई कैसे क्या क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए, तो आज थोड़े से हमारे क्वेश्चंस भी रहते हैं, हर टॉपिक पर पड़े हुए हैं हमारे पास, तो हम उनको दिखाएंगे जरा सा, उनको भी हम रिवीजन एक साथ ले लेंगे, तो कम से कम ये रहेगा कि हाँ भाई ऐसा रहता है क्वेश्चंस। यूरोप की कला, देखिएगा, पीजी की क्वेश्चंस पार्ट 1, आज हम पार्ट 1 के क्वेश्चंस देख ले रहे हैं, ताकि हमको थोड़ा सा ज्ञात हो जाए भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हम बराबर कहें कि ये क्वेश्चन पीजीटी में आया है, क्वेश्चन पीजीटी में आया, तो हमारे कहने से नहीं होगा, आप देख भी लें। आप जैसे वहां पर आप पढ़ेंगे, शिल्पी पढ़ेंगे, या कहने का अर्थ है आप यूथ पढ़ेंगे, या किसी भी बुक को पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, उन्हीं से निकाले हुए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए कैसे रहता है क्वेश्चन। जैसे, ठीक, इटली की चित्रकला का पिता सिमाबुए, ठीक, जियोत्तो का गुरु सुमाबुए। आधुनिक, ठीक है, कला का जन्मदाता जियोत्तो, एक हेरोड्स बर्थडे फीट्स जियोत्तो। सियना की चित्रकला का पिता दुचियो,
तख्त नसीन मरियम, दूचियो, ठीक, मैडोना का एक विशाल चित्र दूचियो का है, उद्घोषणा एनाउंसिएशन जो चित्र है वो सिमोन मार्टिनी फ्रांजिल्को का है। मतलब इस तरीके से जैसे क्वेश्चन हम आपको बताते चले रहे हैं, तो जब हम रिवीजन करा देंगे तो इस तरीके से आपको पीजीटी के हम सारे कंप्लीट क्वेश्चंस दिखाते चलेंगे कि भाई ये इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, आपके क्वेश्चंस इस तरीके से रहते हैं। तो वो हमारा दिखाने का तात्पर्य है। तो कल जब आपका पूरा हो जाएगा बेटा तो हम पीजीटी के क्वेश्चंस जो भी रहेंगे इनको हम दिखाते चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे लिखा है 1999 से 2001 तक पीजीटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, पीजीटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका जिक्र, ठीक है, देख लीजिए पीजीटी के क्वेश्चंस कितने हल्के आते हैं, थोड़ा सा हम देखने को बस कराएंगे, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। देखो 2004 से लगा करके सब क्रमशः लिखे हुए हैं, आप आराम से इसको देख लेंगे। तो थोड़ा पढ़ने के बाद फिर हम रिवीजन करेंगे। अभी चूंकि हमारे टॉपिक्स नहीं हो पाए हैं बहुत ज्यादा, तो हम तो रिवीजन अभी आपको करा नहीं रहे हैं। ठीक, देखिएगा 1999 के पेपर में आया था, मोने के किस चित्र से प्रभाववाद का प्रारंभ होता है? सूर्योदय का प्रभाव। पिकासो का विश्वविख्यात गुआर्निका चित्र किस शैली में निर्मित है? तो वह यथार्थवादी, घनवादी और अभिव्यंजनावादी तीनों शैलियों का प्रयोग हुआ है। कि घास का ढेर चित्र मालिका किसने चित्रित की है? क्लाउड मोने ने चित्रित की है। एक नवप्रभात का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने तैयार किया था? जारसोरा ने। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ था जर्मनी में। एक अंतिम भोज किसका है? लियोनार्डो दा विंची का है। माइकल एंजेलो थे मुख्यतः चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार तीनों थे। प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म किसका है? बोटिचेल्ली का है। तो जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं आप परेशान ना हो, चीजों को जब आप समझ लेंगे तो आए हुए क्वेश्चंस का तो हम रिवीजन कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन बैक की चीजें भी हमारी जो हम सुटेबल तरीके से पढ़ रहे हैं उनको भी हमको समझ करके लेकर चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे बराबर, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक्स है उसको हम जरा सा देख ले रहे हैं, ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो, ठीक, यूरोप की कला। और यूरोप की कला में हम नदी घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ रहे थे। इसमें हमने बताया था कि कल आपका पूरा हो गया था, ठीक है, प्राचीन यूनान की कला पार्ट 1। आज हमको पढ़ना है, ठीक, जैमितिक युग क्रमगत, जैसे क्रमागत हम आपको वहां से लिख करके लाए थे वैसे क्रमागत समझना भी है। जैमितिक युग के बाद आर्केइक युग आएगा और आर्केइक युग के बाद आरंभिक शास्त्रीय काल आएगा। तो क्रमागत रूप में ही हमको देखना है। अब जैमितिक युग का हम विवरण आपको पहले समझा चुके हैं, इसको हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं अच्छे से, ठीक। जैमितिक या अंधकार युग, ठीक, ज्योमेट्रिकल या डार्क एज कहा जाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो 1100 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य का ये समय माना जाता है, समय माना जाता है। क्योंकि विवरण को मैंने इसलिए लिख रखा है कि जब हम पढ़ें तो हमको जो है इसके साथ में बुक का सहारा अगर किसी के पास नहीं है तो वो मत ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिखने भर का हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। जब हम रिवीजन करें और रिवीजन के साथ में जब हम लिखित पेपर पर जाएं तो उसमें हमारे पास इतना टॉपिक हो कि पर्याप्त समझकर हम लिख सकें, एक प्रकार से नोट सही से हम पुटअप कर सकें। तो ध्यान रखना, यूनानी सभ्यता का सर्वप्रथम अरुणोदय एजियन सभ्यता के रूप में हुआ था, जो हम बैक में पढ़ करके आए हैं बेटा, समझ करके आए हैं, जिसका प्रभाव प्रवर्ती यूनानी सभ्यता पर बहुत पड़ा। इस एजियन सभ्यता एवं कला का अंत उत्तर से होने वाली डोरियन आक्रमण, उत्तर से होने वाले डोरियन आक्रमण से हुआ। डोरिक जाति के उत्तर से आक्रमण जो हो रहे थे उससे इस सभ्यता का कहीं ना कहीं पर अंत होने लगा। डोरियनों का यूनान में प्रवेश अप्रत्याशित और अहिंसापूर्ण रहा है। डोरिक जाति के लोग प्रॉपर वहां नहीं थे, जैसे हमारे यहाँ भारत में भी मध्य एशिया से लोग आए थे, आपको पता होगा। हम कहते हैं हमारे यहाँ जो है संस्कृति का विकास कैसे हुआ, हम कैसे लोग हैं, तो हम कहते हैं हमारे यहाँ भारत में मध्य एशिया से लोग आए, ठीक है। तो हमारे यहाँ भारत में जो लोग आए वो मध्य एशिया से आए। इसी तरीके से यूनान में भी कहां से आए? डोरियन जाति के लोग हैं जो मध्य एशिया से कहीं ना कहीं पर आए थे, ठीक, जिसने एजियन सभ्यता को पूर्णतः नष्ट कर दिया। जो डोरियन जाति के लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया, एजियन जो सभ्यता हमारी शुरू से चल रही थी उस सभ्यता के छोटे छोटे पात्र जो भी चित्रगत व्यवस्थाएं थी उनको नष्ट करके, उनकी वैभवपूर्ण संस्कृति को नष्ट करके नई संस्कृति का उदय करने की कोशिश की।
यूनान के इतिहास में 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक का समय अंधकार का युग, ध्यान रखना, समय भी याद कर लेना, अंधकार का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी हमने आपको समझाया, क्योंकि जब डोरियन जाति के आक्रमण रहे, भारत में भी ये सभ्यता हमको देखने को मिलती है हर जगह, जब कहीं पर कोई जातीय संघर्ष या कहीं पर कोई राजनीतिक संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर ऑटोमेटिक कला का ह्रास हो जाता है, ध्यान रखना। आप देखिए, हुमायूं जिंदगी भर युद्ध लड़ते रहे, कला के बहुत ज्यादा पारखी और कला पर बहुत ज्यादा रुचि उत्पन्न करने वाले शासक होने के बाद भी हुमायूं के समय की हमको कला बहुत ज्यादा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति जीवन भर युद्ध ही लड़ता रहा तो वो कहां से कर पाएगा? ठीक, समझ लेना। तो वैसी ही बात यहाँ पर है कि जब डोरियन जाति का आक्रमण हुआ और प्राचीन एजियन लोगों को नष्ट कर दिया गया, तो उस समय कला का कोई विशेष महत्व हमको दिखाई नहीं दिया। इसलिए इतिहासकारों ने इस युग को किस नाम से व्याख्यायित कर दिया? अंधकार के युग ने, अंधकार युग के नाम से व्याख्यायित कर दिया। इस समय डोरियन आक्रमण के कारण इंडो यूरोपीय यूनानियों, इंडो यूरोपीय, इंडो मतलब, ठीक, इंडो मतलब ग्रीक, ग्रीक के मध्य के लोग और किनारे के लोग या एथेंस के लोग संपूर्ण, भाई इतना सा मैप में हमें दिखता, लेकिन ग्रीक इतना तो नहीं था। तो कह रहे हैं जो इंडो यूरोपीय थे, ठीक, जो मध्य मध्य पार्ट के लोग थे, ठीक है, जो यूनान की मुख्य भूमि के निवासी थे, यूनान की मुख्य मध्य भाग के लोग जो यूनान की मुख्य भूमि के निवासी थे, कि अनेक शाखाएं अपने देश से निष्कासित करने लगी। क्यों? क्योंकि डोरिक जाति के लोग जो बाहर से आए थे, मध्य एशियाई क्षेत्रों से भाग करके आए थे, उन लोगों ने जब यूरोप पर कब्जा करना प्रारंभ किया, तो यहाँ मुख्य जो है यूरोप के मुख्य लोग थे, वो लोग वहां से भाग कर अन्य देशों में अपनी अपनी शाखाएं फैलाने लगे और इसको छोड़ने लगे, यूनान को छोड़ने लगे। तो यही बात कह रहा है कि अनेक शाखाएं अपने देश से निष्कासित करने लगी तथा एजियन सागर को पार कर एशिया माइनर तक पहुंचने लगी। बात समझ रहे? जैसे हमने कहा था, अभी हमने समझा था एशिया माइनर में कहां से लोग आए, तो इसी तरीके से यूनान के क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ भाग करके आए। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ आधिपत्य हो गया था डोरियन जाति का, ठीक, तथा वहां यूनानी नगरों की स्थापना की, यूनानी नगरों की स्थापना की। इस परिभ्रमण को यूनान के इतिहास में ग्रेट माइग्रेशन कहा जाता है, ठीक है, माइग्रेशन कहा जाता है। डोरियन आक्रमणकर्ता एटिक व आर्केडियक प्रदेशों के अतिरिक्त लगभग समस्त यूनान में फैल गए। कह रहे हैं जो डोरियन जाति के आक्रमणकर्ता था, न केवल एटिक, आर्केडिक, ठीक है, या एथेंस या क्लोडिका, इन क्षेत्रों पर ही नहीं फैले, बल्कि ध्यान दीजिएगा कहां पर फैले? संपूर्ण यूनान पर। कह रहा है कि केवल इतनी जगहों पर नहीं फैले, बल्कि संपूर्ण यूनान पर धीरे धीरे फैल गए, ठीक है। आगे कह रहा है इस समय होमर का समय क्या रहा है? 800 से 701 ईसा पूर्व के मध्य एक महान कवि थे जिन्होंने इलियड व ओडिसी नामक महाकाव्यों की रचना की। इलियड में स्पार्टा नगर की रानी हेलेन, इलियड में स्पार्टा नगर की रानी हेलेन का ट्राय नगर के राजकुमार पेरिस द्वारा, राजकुमार का नाम क्या है? पेरिस, पेरिस द्वारा अपहरण करने का परिणाम स्वरूप हुए युद्ध का वर्णन है, ठीक, अपहरण करने के परिणाम स्वरूप हुए युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध समस्त यूनानी राजाओं ने मिलकर किया था, जिसे इतिहास में टॉर्जन वार कहा जाता है, जिसे इतिहास में टॉर्जन वार कहा जाता है। कौन सा युद्ध था? इलियड के अनुसार स्पार्टा नगर की रानी हेलन, ठीक है, का, ठीक, ट्राय नगर के राजकुमार पेरिस द्वारा अपहरण कर दिया जाना। स्पार्टा नगर की रानी हेलन का ट्राय नगर के राजकुमार पेरिस द्वारा जो है अपहरण कर दिया जाना, इसी के कारण यह युद्ध हुआ और इतिहास में यह युद्ध क्या कहलाया? टॉर्जन वार के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 10 वर्षों तक चला। इस महाकाव्य में 10वें वर्ष के युद्ध तथा यूनानियों के ट्राय नगर पर विजय का वर्णन है। इस महाकाव्य में, किसमें? इलियड में क्या है? ठीक है, 10 वर्षों के युद्ध का वर्णन तथा यूनानियों की ट्राय नगर पर विजय का वर्णन है। ओडिसी में यूनानियों की ट्राय नगर पर विजय उपरांत यूनानी सेनापति जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था, ओडिसियस के घर, राजा का नाम क्या था? यूनानी सेनापति का नाम क्या था? ओडिसियस। ओडिसियस के घर पर लौटने का यात्रा वृत्तांत किया गया है। किस जो है ग्रंथ में? ओडिसी में। ध्यान रखना, ओडिसी में क्या है?
ट्रायनगर के युद्ध के बाद जो ओडिसियस शासक हुआ, ओडिसियस शासक के वापस लौटने का वृतांत किया गया है। ध्यान रखिएगा, वापस लौटने का वृतांत किया गया है। ठीक, होमर के महाकाव्य भारतीय महाकाव्य और रामायण व महाभारत के समान ही लोकप्रिय व महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा, महाभारत और रामायण की जो है गाथाओं को सत्य सिद्ध किया गया और मानते हैं लोग, धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी तरीके से कह रहे हैं कि इलियड और ओडिसी का उतना ही महत्व उस समय यूनान में हुआ करता था। इसी समय कवि, ठीक है, इसी समय कवि हेसियोड, कवि का नाम क्या है? हेसियोड। इसी समय कवि हेसियोड, समय इनका जो रहा है वो 750 से 650 ईसा पूर्व, ने भी 3 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से लिखे हैं? वर्क्स एंड डेज। ठीक, कवि हेसियोड का पहला ग्रंथ कौन है? वर्क्स एंड डेज में कृषक कैलेंडर। ठीक, थियोजानी दूसरा ग्रंथ कौन है? थियोजानी में यूनानी देवताओं का इतिहास। वर्क्स एंड डेज में कृषक कैलेंडर, सामान्य कृषक मतलब जो है किसानों का जो है कैलेंडर, क्या बोना क्या कहना, उस समय की संस्कृति का। थियोजानी में यूनानी देवताओं का, तथा शील्ड ऑफ हेराक्लीज, तथा शील्ड ऑफ हेराक्लीज में हेराक्लीज की वीरता का, हेराक्लीज की वीरता का वर्णन किया गया है। इन वीर गाथाओं के कारण इसी को वीर गाथा काल के नाम से भी या होमर काल के नाम से भी जाना जाता है। कला का कोई तथ्य विशेष नहीं रहा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस समय जो युद्ध लड़े गए उन युद्धों के विवरणों को काव्यों में शामिल कर जब व्यवस्थित लोगों तक पहुंचाया गया तो इस काल को वीर गाथा काल के नाम से दिया गया। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। इस आक्रमण के फलस्वरूप यूनान की प्राचीन कांस्य सभ्यता व संस्कृति नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि अभी एजियन समुद्र में प्राचीन कांस्य सभ्यता और संस्कृति चल रही थी, वो नष्ट हो गई तथा मूल निवासियों को यूनान के बाहर दक्षिण व पूर्वी देशों में शरण लेनी पड़ी। इस संस्कृति के नष्ट होने के पश्चात एकदम नए स्तर पर कला सृजन प्रारंभ हुआ। जो बैक की चीजें बेटा हम पढ़े हैं उनका कोई इस कला से लेना देना नहीं रह गया। ठीक, कोई कला से लेना देना रहेगा, बल्कि नए सृजन का जिक्र आया, जिसका समय 800 से 700 ईसा पूर्व माना जाता है, जिसका प्रमुख केंद्र कोरिन्थियन व एथेंस था। आपको अभी हम बता रहे थे, ठीक, एथेंस, ठीक, कोरिन्थियन व एथेंस था। कोरिन्थ, ठीक, कोरिन्थ की श्वेत मिट्टी के पात्रों का निर्माण कर, जो कोरिन्थ क्षेत्र है, कोरिन्थ में श्वेत मिट्टी के पात्रों का निर्माण कर चित्रित करने के पश्चात उन्हें आग में पकाया जाता था। पकाने पर चित्रित स्थान काला हो जाता था। इसमें छायाकृति, ठीक है, के रूप में चित्रण किया जाता था तथा शेष भाग मूल रूप से रिक्त छोड़ दिया जाता था। खाली स्थान पर अलंकरण भी बनाए जाते थे। यह तकनीकी काली आकृति चित्रण शैली, ब्लैक फिगर तकनीकी। अब ध्यान दीजिएगा, यूनान में अगर कहता है कि ब्लैक फिगर तकनीकी कहां से शुरू हुई, तो यूनान से शुरू हुई। लेकिन अगर यूनान की कला में मुख्यतः किस काल में कहा जाता है, तो मुख्यतः है ब्लैक फिगर तकनीकी, मुख्यतः है यूनान की प्राचीन कला में अंधकार युग से शुरू होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना डीप अभी तक पूछा नहीं है। ये पूछा गया है कि ब्लैक फिगर तकनीकी का जो है संबंध किससे है, यूनान से है, लेकिन इतना डीप नहीं पूछा गया कि यूनान के प्रॉपर किस क्षेत्र से इसकी तकनीक उठी थी। तो ध्यान रखना, किस क्षेत्र से उठी थी? यूनान में अंधकार युग से जो है ब्लैक फिगर तकनीकी का प्रारंभ होता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण, इसका श्रेष्ठ उदाहरण, इस ब्लैक फिगर तकनीकी का श्रेष्ठ उदाहरण एथेंस में निर्मित ड्रायपायलन। ध्यान रखना, ड्रायपायलन नामक पात्र है, उसी की शैली को कहा जाता है ड्रायपायलन शैली। तो ड्रायपायलन शैली के पात्र जो ड्रायपायलन नामक कब्रिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस तकनीक मुख्यतः कहां पर देखने को मिलती है? ड्रायपायलन नामक कब्रिस्तान में ड्रायपायलन नामक पात्र प्राप्त हुआ है, उसमें मुख्यतः ये देखने को मिलती है। ठीक है, ज्यामितिक युग में यूनानी कलाकारों ने, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, ज्यामितिक युग में यूनानी कलाकारों ने काठ, हाथी दांत, मिट्टी तथा विशेष रूप से कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण भी किया है। ये मानव व पशुओं की छोटी आकृतियां पात्रों पर चित्रित कलाकृतियों या आकृतियों के समान ही है। इसमें सैरमिक से 10वीं शती ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में बनी एक पौराणिक पशु, ध्यान रखना, इस समय की विशेषता है, अंधकार युग की विशेषता है, पौराणिक पशु सेंटार की प्रतिमा।
पूछी जाती है, यूनान में सेंटार की प्रतिमा का बनना कहां से प्रारंभ होता है? तो यूनान में सेंटार की प्रतिमा का बनना कहां से प्रारंभ होता है? मुख्यतः अंधकार के युग से ही सेंटार की प्रतिमाओं का बनना प्रारंभ होता है, जिसमें नीचे का भाग घोड़े का तथा ऊपर का भाग मानव के समान माना जाता है। जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, वो घोड़े के समान तथा ऊपर का भाग मानव के समान माना जाता है। अद्भुत है। यह कहां पर है इस समय वर्तमान में? ठीक, एरेड्रिया म्यूजियम में संग्रहित है। सेंटार, जो प्राचीन पौराणिक पुरुष सेंटार है, उसका सबसे प्राचीनतम जो हमारी छवि है, चित्र देखने को मिला है पात्र पर, वो कहां पर है? इरेडियर म्यूजियम, ठीक है, इरेड्रियर म्यूजियम में संग्रहित है वर्तमान में, ठीक है, इरेड्रियर म्यूजियम में संग्रहित है। तो ये हमारा ज्यामितिक युग हो बेटा। ज्यामितिक युग में हमने अभी आपको समझाया था कि ज्यामितिक युग में कोई कार्य ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये भी आपको समझ में आया कि जो यहाँ की जातियां थी, वह जातियां न रह करके बल्कि डोरियन जाति के लोगों ने यूनान पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। और डोरियन जाति के कब्जा करने के कारण ही इस काल में चित्रकला पर कोई भी कार्य नहीं हो पाया। केवल कुछ पात्र हमको आज की यादगार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जो ड्राइपालन नामक कब्रिस्तान से ड्राइपालन का पात्र मिला हुआ, जहां पर कुछ चित्र मिले हुए हैं, और उन्हीं उन्हीं पात्रों पर हमें एक पौराणिक पुरुष सेंटार की प्रतिमा भी दिखाई देती है, जो उत्कीर्ण माध्यम में देखने को मिलती है। कहा जाता है कि लकड़ी, पत्थर और इस तरीके की प्रतिमाएं, कांस्य में भी ढाली प्रतिमाएं मिली हैं, लेकिन वो प्रतिमाएं कहीं ना कहीं पर साक्ष्य के तौर पर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, केवल इतिहासकारों का मानना है। भट्ठी या आदि सामग्रियों से देख करके ये इतिहासकार मान गए कि हाँ ये बनी होंगी, लेकिन उसके साक्ष्य हमारे पास आज बेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए अंधकार का युग हमें समझ में आया। अक्सर करके अंधकार का युग आपके नोट्स में हम छोड़वा देते हैं। रीजन क्या है कि अंधकार के युग से कोई क्वेश्चन आता नहीं था, लेकिन हम आपको इस समय थोड़ा सा डीप पढ़ा रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई अगर टॉपिक हमारा नहीं समझा होगा कि किसके बाद क्या चीजें आई, कैसे उसका विकास हुआ, तो फिर हमको थोड़ा सा, जब हम अभी लिख रहे होंगे, रिटर्न का पेपर होगा, तो ये समस्याएं हमको उत्पन्न होंगी। क्योंकि सीधा क्वेश्चन विकल्प में आएगा तो सब लगा लेंगे, लेकिन अगर समझा नहीं होगा, आप समझे नहीं होंगे कि भाई कैसे एजियन सभ्यता चली और एजियन सभ्यता कैसे नष्ट हुई, उस पर कैसे अंधकार युग आया, क्या रीजन रहा अंधकार युग आने का, सीधा आप बता ही नहीं पाए कि डोरियन जाति ने आक्रमण किया था, तो फिर उस समय ये कहेगा कि बुक वाला भाई रट्टा आप मार के आए हो, बस चीजें छोटे छोटे पार्टों में देख करके आए हो, बाकी आपका कोई काम महत्वपूर्ण बुक का नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए थोड़ा सा हमको डीप पढ़ाना पड़ रहा है, आपको इसके लिए समझना भी पड़ रहा है अच्छे से। भाई एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या अगर हो रही तो बताए हमें, ठीक। तो अंधकार का युग हो गया बेटा। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आर्केइक युग की, ठीक है, आर्केइक युग की। क्योंकि कल हम इन पर सब पर जिक्र कर चुके थे, तो आज हमें रिवीजन कराना ही बचा है केवल, ठीक है, आज केवल हमें रिवीजन कराना बचा है, ठीक। आर्केइक युग। अब जो शासन प्रणाली की नींव थी, युद्ध के बाद, डोरिक जाति के बर्बरता के बाद डोरिक जाति का संगठित व्यवस्थित रूप हमको देखने को मिलेगा, वो कहां से शुरुआत होगा? वो शुरुआत होगा आर्केइक युग से। मतलब पहली बार अब राजवंशीय परंपरा की नींव देखने को मिलेगी, जड़ देखने को मिलेगी, अर्थात सत्ता का प्रॉपर व्यवस्था स्वरूप देखने को मिलेगा आर्केइक युग में। यहां से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन सत्ता का सही रूप हमको कहां से देखने को मिलेगा? वो मिलेगा शास्त्रीय काल में। शास्त्रीय काल में हर एक राजा का जिक्र किया जाएगा, उस राजा के काल में क्या कार्य कराया गया ये जिक्र किया जाएगा, ठीक, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमें बस सत्ता, जैसे आपके क्या कहा जाता है वैसे ही, जैसे हम अपने यहाँ कला में पढ़ते हैं, कला में क्या हर इतिहास में पढ़ते हैं, कहते हैं सर्वप्रथम कौन सा हमारा राजवंश था? मगध राजवंश था। मगध राज किसने स्थापित किया था? तो कहते हैं मगध राज जो है वृहद्रथ ने स्थापित किया था, महाभारत के कोई व्यक्ति थे, लेकिन ये दंत कथा माना जाता। तो अभी वैसे ही समझ लीजिएगा कि हम एक सांचे का स्वरूप पकड़ने जा रहे हैं, जहां राजवंशीय सांचा शुरुआत होने जा रहा है, लेकिन इसको इतिहासकारों ने पूर्ण प्रमाणित नहीं किया, क्योंकि किसी राजा के मुख्य नाम हमको देखने को अभी आर्केइक युग में नहीं मिलेंगे। लेकिन हेलेनिस्टिक सॉरी शास्त्रीय युग में पापर हम राजवंश के दायरे में कला का पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, राजवंश के दायरे में कला का पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें राजवंश में हमने जिक्र भी कर दिया कि पेराक्लीस का नाम प्रमुखता से बताया,
समारस का नाम हमने प्रमुखता से बताया था जब अभी हम आपको समझा रहे थे तभी। तो यहाँ पर भी अभी राजा का नाम नहीं आएगा, लेकिन ये व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। अब बेटा हम सब चीजें, हर चीज को एक व्यवस्थित स्वरूप में पढ़ने जा रहे हैं। कैसे? अक्सर करके किताब को आप पढ़ रहे होते हैं, या तो नेट में पूछ लिया जाता है, कहता है डोरिक, ठीक है, या कहता है ठीक है कोरिंथियन का ज्यूस मंदिर, या तो कह रहा है हेरस का मंदिर, या तो कह रहा है इट्रियस का मंदिर, ठीक, करनाक का मंदिर, लश्कर का मंदिर, आपसे नेट में पूछने को आता है। आप कहते हैं वेस्टर्न तो गुरुजी कहीं पर लिखी नहीं है, और वेस्टर्न में स्थापत्य तो कतई हमको कभी नहीं दिखी। तो बेटा इसी बुकों में छोटे छोटे पार्ट को व्यवस्थित रूप में धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला पार्ट इसमें स्थापत्य का कहा गया, ये पार्ट आपको मूर्तिकला का बताएगा, ये पार्ट हमको चित्रकला का बताएगा। लेकिन बुक एक तरफ से बताती है, उसमें आप अलग नहीं कर पाते, इसलिए नोट्स पे मैंने व्यवस्थित रूप में हर चीज को लिख रखा है कि वास्तुकला कैसे चली, मूर्तिकला कैसे चली, चित्रकला कैसे चली, स्वतंत्र शिल्प कैसे चले, पात्र चित्र कैसे चले, उसको डिवाइड कर करके हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्केइक युग। अभी हमने आपको पहले से समझा रखा कि आर्केइक युग में हमें इतिहास पर कोई जिक्र नहीं करना है, क्योंकि इतिहास में किसी राजा का नाम हमको नहीं मिला है। हाँ, सामग्रियों पर जिक्र करना है, क्योंकि इस समय स्थापत्य का कार्य प्रारंभ हो गया था, इस समय मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हो गया था, जिन पर हम प्रॉपर जिक्र करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जिन पर हम प्रॉपर जिक्र करेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, बात कर रहे हैं आर्केइक युग की। सबसे पहली विशेषता आर्केइक युग की एक कृत्रिम मुस्कान है। कृत्रिम मुस्कान। आपसे पूछेगा कि आर्केइक युग की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो इस समय मूर्तियों पर एक कृत्रिम मुस्कान, एक बनावटी मुस्कान इस युग की प्रमुख विशेषता है। और इसी युग में मुख्यतः हम कल से समझाते चले आ रहे हैं कि पहली बार अभी यूनान में स्त्री और पुरुष को अलग अलग कैसे बनाया जाए, उसकी कैसी योजना होनी चाहिए, उसके बॉडी या स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये बातें हमको आर्केइक युग में बताई गई। ठीक है, आर्केइक युग में बताई गई। अभी क्लियर है ना? आर्केइक युग में बताई गई। चलिए देखते हैं वास्तुकला, जिक्र करते हैं वास्तुकला पर। आर्केइक युग में यूनानी स्थापत्य कला में उपासना ग्रहों तथा देवालयों का स्वरूप स्थिर हो चुका था। ठीक, उपासना ग्रहों तथा देवालय, देवालय मतलब देव का आलय, मतलब भगवान का घर, मतलब मंदिर, ठीक, स्थिर हो चुका था, तथा उन्हें अलंकृत करने के लिए मूर्तिकारों व चित्रकारों की आवश्यकता हुई। इस समय मिट्टी व ईंटों व काठ भवनों, ठीक है, इस समय मिट्टी व ईंटों व काठ भवनों का स्थान, जो मिट्टी व ईंटों व काठ, लकड़ी के भवन बन रहे थे शुरू से, उनका स्थान किसने ले लिया? पत्थर व संगमरमर के भवनों ने ले लिया था। मतलब अभी तक की जो सभ्यता में हमें चीजें दिखाई भी पड़ रही थी, वो इसलिए और नहीं मिली क्योंकि वो हमारी मिट्टी से बनी हुई थी, काठ से बनी हुई थी, जो नष्ट हो चुकी थी। लेकिन अब हमको प्रमाण इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि अब की सभ्यता के भवन हमारे पत्थर और संगमरमर के देखने को मिलने लगेंगे। ठीक है, भवनों ने ले लिया था। इनके प्रवेश का शीर्ष चित्रभुजाकार, चित्रभुजाकार पता ना, ऐसा होता है, इस तरीके का शीर्ष वाला पार्ट चित्रभुजाकार कहलाता है, जो ऊपर से त्रिभुज का रूप हल्का सा ढलाऊ हो, नीचे से समान हो, इस तरीके से ये चित्रभुजाकार कहलाता है। तो इस इनमें प्रवेश का शीर्ष चित्रभुजाकार बनाए जाने लगे थे, जिन्हें पेडिमेंट्स, ध्यान रखना क्या कहा जाता था, जिन्हें पेडिमेंट्स कहा जाता था, जिन्हें पेडिमेंट्स कहा जाता था। इन्हीं पेडिमेंट्स पर मुख्यतः देवताओं या किसी अन्य चीजों के हमको चित्र देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्तूप पर देखने को मिलते हैं, वैसे इस समय पेडिमेंट्स पर हमको चित्र देखने को मिलने लगे थे। पेडिमेंट्स कहा जाता था। इनका मध्य भाग ऊंचा, अभी हमने आपको बना करके दिखाया था, मध्य भाग ऊंचा और दोनों ओर के भाग छोटे होते थे। देखो ये हम बनाए थे, मध्य भाग ऐसे ऊंचा, दोनों ओर के भाग छोटे, इस तरीके का पेडिमेंट होता था, जिसमें इनके अलंकरण एवं उपयुक्त आकृतियों का चयन करने में कठिनाई आती थी। क्योंकि इस तरीके का अगर आकार होगा तो चयन करने में कठिनाई नहीं आएगी। इसके नीचे एक सीधी पट्टी भी रहती थी, जो बात लिखी है उसको लिखी ना बना करके आप समझ लीजिएगा। नीचे पट्टी भी रहती थी, इसे फ्रीज, ये पट्टी जो है, ये समतल पट्टी, इसको क्या कहा जाता है? फ्रीज कहा जाता है, जिसे फ्रीज कहा जाता था, फ्रीज कहा जाता था।
क्या कहा जाता था, जिसे फ्रीज कहा जाता था। ठीक, फ्रीज कहा जाता था। यह भूमूर्तियों से, जो ये फ्रीज वाला पार्ट है, याद ही कर रहे हैं कि मूर्तियों से सुसज्जित होता था। इस समय डोरिक व आयोनियन दोनों शैलियों के भवन, डोरिक और आयोनियन है क्या, डोरिक जाति के द्वारा जिन भवनों को स्थापित किया गया उनको डोरिक शैली कहा गया, आयोनिक जाति के लोगों द्वारा जिन भवनों को स्थापित किया गया उनको आयोनिक शैली कहा गया। कहेंगे सर ये डोरिक जाति की और आयोनिक शैली को हम जानेंगे कैसे, जब आप सही से इन सब चीजों को पढ़ लेंगे तब हम डोरिक और आयोनिक की बात पर भी चर्चा कर लेंगे। अगर आप देखना भी चाह रहे हैं तो बिल्कुल हम आपको निराश नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम देख भी रहे हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। देख लें हम डोरिक स्तंभ, डोरिक स्तंभ और आयोनिक स्तंभ, इन पर भी आपको विधिवत हम एक वीडियो बना करके देंगे ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए कि ये है क्या, क्या इनमें अंतर था। ठीक है, डोरिक स्तंभ, डोरिक पिलर, देख लीजिए बेटा। ठीक है, देख लीजिए। अब इन पर हम विधिवत आपको बताएंगे। ठीक है, ये पिलर बनाए हुए हैं। ठीक, देख लीजिएगा, ये सब पिलर हैं, इनकी इमेजेस बनी हुई हैं, देख लीजिएगा। आयनिक ऑर्डर में ग्रीक आर्किटेक्ट, ये आयनिक ऑर्डर का जो झुकाव है वो इस तरीके का होता था, देख लीजिएगा। ठीक, बाकी इस पर हम पूरा पूरा वीडियो बनाएंगे, कंप्लीट आपको ही समझाएंगे। बस अभी आप ये समझ लीजिएगा कि भाई ये इस तरीके के होते हैं। तो ये बेटा हमको क्या दिख रहा है, देखिए लिखा है आयनिक कैपिटल, आयनिक, आयोनिक, आयोनिक कैपिटल। ठीक है, आयोनिक कैपिटल। ठीक, आयोनिक कैपिटल, कैसे आयोनिक टेम्पल में लग बनाए गए हैं या गिरजाघरों में किस तरीके के कैपिटल दिख रहे हैं हमको। कैपिटल मतलब पिलर्स। ठीक, डोरिक पिलर्स। ठीक है, डोरिक पिलर्स देखते हैं। डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन। ठीक, इस इसको देख लीजिएगा, डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन। डोरिक हमेशा सपाट पिलर होता था, देख लीजिएगा आप यहां पर, जो डोरिक है ये सपाट पिलर होता था। आयोनिक अलंकृत होता था, घुमावदार होता था, और जो कोरिंथियन है वो अति अलंकृत हुआ करता था, अति अलंकृत हुआ करता था। ये ऑर्डर है। इनको क्या कहा जाता है, 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 ये सब अलग अलग इनके नाम हैं। बेटा इस पर अगर हम आज चर्चा करेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा समय इसी पर देना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप स्तूप में पढ़ते हैं या मौर्यकालीन स्तंभ पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि मौर्यकालीन स्तंभ में ये पार्ट लाट होता था, लाट होता था, और ये परगहा होता था। ठीक, परगहा होता था, ये वाला पार्ट परगहा होता था। तो वैसे ही इनके सबके नाम हैं। ठीक है, एग्जैक्ट, करेक्ट, इनके सब अलग अलग नाम हैं। इसमें हम वर्जन करके आपको फिर विधिवत इस पर हम चर्चा करेंगे, जब हम ये डोरिक, आयनिक और कोरिंथियन का पार्ट समाप्त कर लेंगे तो इस पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमने आपको कैपिटल दिखाने के लिए, कैपिटल्स मतलब पिलर्स, आर्किटेक्ट कैपिटल्स दिखाने के लिए हमने आपको ये बता दिया
कि भाई इसकी वजह से स्थापत्य को अलग किया जाता था। ध्यान रखिएगा, जैसे भारत में वास्तुकला को हम नागर और द्रविड़ और बेसर के आधार पर अलग किए हैं, वैसे यूरोप में वास्तुकला को पिलर्स के आधार पर अलग किया जाता है। जब ऐसे पिलर होंगे तो डोरिक भवन कहलाएगा, ऐसे पिलर होंगे कोरिंथियन कहलाएगा, ऐसे आयोनिक कहलाएगा, ऐसे कोरिंथियन कहलाएगा। ध्यान रखना कहता है यूरोप में वास्तुकला का विभाजन किस आधार पर किया गया, तो हम कहेंगे पिलर के आधार पर। किसके आधार पर? पिलर के आधार पर किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा इसको हम समझा दिए हैं इसलिए, तो वो बात अब हम अपने टॉपिक पर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक्स पर हम चल रहे हैं। कह रहा है कि इस समय, अभी हमने आपको समझाया था कि यहीं से वास्तुकला का भी बनना प्रारंभ होता है। तो कह रहा है इस समय मतलब किस पीरियड में? आर्केइक युग में। इस समय डोरिक एवं आयनिक दोनों शैलियों के भवनों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। डोरिक शैली यूनान में मुख्य भूमि तथा इटली में विकसित हुई तथा आयनिक शैली टर्की व अन्य। अगर आपसे कहा डोरिक कहां पर विकसित हुई, तो यूनान की मुख्य भूमि तथा इटली में, जबकि यहीं पर अगर बात करता है आयनिक शैली, तो टर्की व अन्य देशों में मुख्यतः विकसित हुई थी, एशियन द्वीपों में विकसित हुई थी। एक तीसरी शैली भी थी जो आयनिक शैली के रूप में, ठीक है, रूप में ही निखर कर सामने आई, जिसे कोरिंथियन के, आयनिक शैली का मतलब इसलिए क्योंकि आयनिक शैली भी अलंकृत हो रही थी, लेकिन जब अति अलंकरण के साथ शैली आई तो उसको हम क्या कहने लगे? कोरिंथियन शैली कहा जाता है। इस शैली को आर्केइक युग के बाद बहुत प्रचलित, ठीक है, यह शैली आर्केइक युग के, कौन सी शैली? कोरिंथियन शैली। यह शैली आर्केइक युग के बाद बहुत प्रचलित हुई तथा आज भी संपूर्ण यूनान में प्रचलित है। आज भी ये कोरिंथियन शैली के जो पिलर हैं, आज भी संपूर्ण यूनान में बहुत प्रचलित हैं। अब बेटा इससे तो एक क्वेश्चन सीधा यही बना गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित पिलर्स को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। नेट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किसी को कोई चीज समझने की अब जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। हमने क्या देखा? सबसे पहले डोरियन जाति के लोग आए तो डोरिक शैली सबसे प्राचीन हो गई। उसके बाद कोरिंथियन या आयनिक, तो आयनिक जाति के लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया तो आयनिक शैली उसके बाद की हो गई। फिर कोरिंथियन जाति के लोगों ने प्रारंभ किया तो कोरिंथियन शैली हो गई। फिर इसके बाद हेडरिक शैली आएगी। आगे हम देखते चलेंगे, जैसे जैसे हमारा विकास होता चलेगा वैसे वैसे हमारी ये शैलियां नाम आती रहेंगी, और वैसे वैसे इस पलवर को हमको याद करना, समय नहीं याद करना। अभी किसी को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई समय नहीं याद करना, याद कर लेना। सबसे प्राचीन कौन सी शैली? तो सबसे पहली डोरिक शैली, उसके बाद कौन सी? आयनिक शैली, उसके बाद कौन सी? फिर हमारी कोरिंथियन शैली। क्रमागत दिख रही है, याद करने की जरूरत नहीं। नेट में पूछेगा, क्योंकि थ्योरी हम पढ़ करके गए, हमको समझ में आया भाई कौन सी जाति पहले वास्तुकला का प्रारंभ किए, उसके अनुसार वो प्राचीन रही। ठीक, नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आप कह रहा है डोरियन शैली में बना हेरा प्रथमतम प्राचीन देवालय। अगर कहता है कि सबसे प्राचीनतम देवालय कौन सा है डोरिक शैली का, मतलब डोरिक शैली की शुरुआत किस देवालय से हुई है, तो डोरिक शैली का जो प्रथम भवन है वो हेरा प्रथम का देवालय, हेरा देवता का जो है देवालय, जो सीढ़ीदार आधार पर स्तंभों व छज्जों से घिरा हुआ है। ठीक है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। यह पेस्टम में है। स्थान कौन सा बेटा है? अगर आपसे कहता है कि प्राचीन देवालय डोरिक शैली का कहां पर है, हम पेस्टम में है। पेस्टम 7वीं शताब्दी ईस्वी में यूनानी पोलिस था। पोलिस मतलब एक्रोपोलिस, मतलब ऊंचे स्थान पर निर्मित भवन। तो कह रहा है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी का यूनान में एक पोलिस था, एक भवन था पेस्टम, जहां पर उस भवन में ये भवन हो, इस भवन के अंदर हेरा प्रथम का मंदिर था। ठीक है, जो आधुनिक नेपल्स इटली से 50 मील दूर है। आज नेपल्स जो है, नेपल्स क्षेत्र हमारा जो है इटली से 50 मील दूर है। यहां से प्रारंभिक यूनानी देवालयों के अवशेष मिले हैं। हेरा प्रथम के मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं मिली है। टेराकोटा की चमकदार रंगीन टाइल्स अवश्य मिली हैं। रंगीन टाइल्सों का प्रयोग कहां में देखने को मिलता है, तो टेराकोटा की रंगीन टाइल्स हमको यहाँ पर हेरा
प्रथम के मंदिर में देखने को मिलती हैं। इस समय स्थापत्य के साथ मूर्तियां बनाने की परंपरा नहीं थी। जो स्थापत्य थी, स्थापत्य में मूर्तियां कोई नहीं बनती थी कि उसी पत्थर में काट करके मूर्तियों को निर्माण कर दिया जाए, नहीं। इस समय उस पत्थर में यदि हमको मूर्तियां बनाने की भी जरूरत होती थी तो मूर्तियां अलग से बना करके उस पत्थर में अलग से चस्पा की जाती थी। ये चीज एक और विशेषता है इस समय की, ध्यान रखिएगा। कह रहा है वरण मूर्तियां अलग से बनाकर स्थापत्य के ऊपर लगाई जाती थी, जिससे उच्च रिलीफ का आभास के साथ साथ त्रियामिक भी लगती थी। इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें कोर्फ में स्थित आर्टेमिस मंदिर, कोर्फ स्थान है जहां पर कौन सा मंदिर, आर्टेमिस मंदिर, ठीक है, जहां पर अलग से मूर्तियां लगा करके बनाई गई हैं, अलग से मूर्तियां लगा करके वास्तु को निर्मित किया गया है, त्रियामिक प्रभाव दिखाया गया है, जो 580 ईसा पूर्व के पश्चिमी पेडिमेंट पर लगी हुई मेदुसा की मूर्ति प्रमुख है। यह पेडिमेंट मध्य में 9 फीट ऊंचा है। अभी हमने बताया कि एक त्रिकोणा होता था, इसके मध्य में सर्प के बालों वाली पौराणिक आकृति मेदुसा की है, जिसे, ठीक है, गॉर्गोन, ठीक है, जिसे गॉर्गोन, ठीक, कहा जाता है। पौराणिक आख्यान के अनुसार इसकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि वह मानव को पत्थर में बदल देता था। मतलब एक कथा के अनुसार जो गॉर्गोन हुआ करता था, ठीक है, उसकी आंखों में ऐसी शक्ति थी जो कोई भी मानव को देख लेता उसको पत्थर में बदल दिया था। इसे पेरेसियस नामक ठीक है यूनानी युवक को मारा था इसने, ठीक, इसे पेरेसियस नामक यूनानी युवक को मारा था। यह विषय यूनान में बहुत प्रचलित था। सपाट पेडिमेंट, पेडिमेंट तो आप बराबर जान रहे होंगे कि पेडिमेंट अब क्या होता है। सपाट पेडिमेंट पर मेदुसा की यह आकृति स्थापत्य की सीमा को तोड़कर बाहर निकलती प्रतीत होती है। इस प्रकार 530 ईसा पूर्व से 525 ईसा पूर्व के डेल्फी में सिफियन देवालय, एक और देवालय मिला हमको, कौन सा, सिफियन देवालय, कहां पर है, डेल्फी में। मंदिरों के नाम हम जरूर याद करेंगे, ठीक है, हेरा है, अभी आप देखते चलेंगे। कौन सा अगला देवालय मिला, डेल्फी का सिफियन देवालय। देवालय भी उल्लेखनीय है, जो किस शैली का है बेटा, आयोनिक शैली का भवन माना जाता है। डोरिक शैली का पहला भवन कौन तो हमको दिखाई देता है, हेरा का मंदिर। आयोनिक शैली का पहला भवन हमको कौन सा दिखाई देता है, सिफियन का देवालय, जो डेल्फी में है, डेल्फी में है। तो ये तो इस समय की वास्तुकला हो गई। अब बात करते हैं मूर्तिकला पर। मूर्तिकला पर क्या थी, आर्केइक युग में स्वतंत्र मूर्तिकला का विकास भी हुआ था। इसमें कुछ मूर्तियां टेराकोटा या काष्ठ की हैं, किंतु अधिकांश मूर्तियां श्वेत संगमरमर की हैं, जो यूनान में बहुलता से मिलता है। विशेषता पैरो तथा नासोस से आयातित होता था। जो ये संगमरमर है वो कहां से आयातित होता था, तो कह रहा है कि पैरोस और नासोस से आयातित होता था। स्त्री पुरुष की ये आदमकद प्रतिमाएं दो प्रकार की बनाई गई हैं। इन युवा स्वतंत्र मूर्तियों को कोरोस अर्थात युवा पुरुष तथा कोर अर्थात नारी प्रतिमाओं के नाम से जाना जाता था। चेहरे पर दर्शाई गई कृत्रिम आर्कैइक मुस्कान इस युग की मूर्तियों की विशेषता है, जो आर्कैइक मुस्कान के नाम से जानी जाती हैं। 600 ईसा पूर्व में कोरोस की प्रतिमा मिस्र के सम्राट मैकुरे के सादृश्य प्रथम पुरुष कहा जाता है, और कोर की प्रतिमा 640 ईसा पूर्व की है, जो 6 फुट ऊंची है। प्रमुख कोर प्रतिमाएं, प्रमुख कोरोस प्रतिमाएं, प्रमुख कोर प्रतिमाएं। तो कोरोस प्रतिमाओं में कौन कौन सी हैं, स्टेट ऑफ, ठीक है, कॉर्न, स्टेट ऑफ कॉर्न 590 ईसा पूर्व की कोर प्रतिमा है, मेट्रो म्यूजियम न्यूयॉर्क में है। ड्राइपाइलन कोरस 600 ईसा पूर्व की है, कोरा में कोस म्यूजियम एथेंस में है। क्लियोबिट एवं विटान की प्रतिमा, ये क्रोस कोरो क्लियोबिट और विटान है, जो 580 ईसा पूर्व की है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम डेल्फी में है। ठीक, ट्रांसफोर्ड अपोलो की मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। काफ बियरर, बेटा ये बियरर है, मिस्टेक से लिख गया, देखिए प्रतिमाएं याद रहती हैं तो नाम अगर कहीं मिस्टेक है तो उसको संभाल लीजिएगा। काफ बियरर है, काफ बियरर की प्रतिमा 510 ईसा पूर्व एक्रोपोलिस म्यूजियम एथेंस में है। और कोर मतलब नारी प्रतिमाओं की अगर हम बात करते हैं इस समय कौन कौन सी मिली हैं, ये भी प्रमुख 5 प्रतिमाएं हमको मिली हैं। ठीक है, लेडी ऑफ युक्सेरे, लेडी ऑफ युक्सेरे लुब्र संग्रहालय पेरिस में कोर प्रतिमा है। ठीक है, फ्रास्क्लिमा, ठीक, फ्रास्क्लिमा कोर अर्स्टियोन नामक कलाकार ने बनाया था। किसने बनाया था, तो अर्स्टियोन, एक कलाकार का नाम यहाँ पर जिक्र देखो मिला है इस प्रतिमा के ऊपर।
अरिस्टियोन नामक कलाकार ने बनाया था। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एथेंस में है। ठीक है, पेप्लोस कोरो आर्कियोलॉजिकल सॉरी एक्रोपोलिस म्यूजियम एथेंस में है। चियोस्कोर एक्रोपोलिस म्यूजियम एथेंस में है। एंटोनारकोर ये भी एक्रोपोलिस म्यूजियम एथेंस में। कहेंगे सर जी याद कैसे होंगी? ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ी प्रतिमाओं के पीछे कोर लगा होगा वो सारी प्रतिमाएं एथेंस, ठीक है, एक्रोपोलिस म्यूजियम एथेंस और इसी इर्द गिर्द के संग्रहालय में होंगी। और सारी प्रतिमाएं हमारी किसी की होंगी? आर्केइक युग की होंगी। ध्यान रखिएगा, आर्केइक युग की होंगी। तो ये आर्केइक युग का हमको विवरण देखने को मिला। आर्केइक युग में स्वतंत्र तौर पर मूर्तियों का निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, ये चीज हमको देखने को मिली। आर्केइक युग में चित्रकला का परिचय चित्रित मृण पात्रों से होता है। ये पात्र चित्रित होने के साथ ही किसी विशिष्ट योजना में काम में आते थे। इस प्रकार चित्रित पात्रों में सौंदर्य व उपयोगिता दोनों का समन्वय हुआ है। आर्केइक युग में एथेंस यूनान का महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां पात्र चित्रण एवं व्यापार व्यवसाय का निरंतर विकास हुआ। एम्फोरा, ये देखो आपसे पूछा गया एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? यूनान की है। किस काल की? आर्केइक युग की। एम्फोरा, नेक एम्फोरा, पेनाथेनिक एम्फोरा, ठीक है, हाइड्रा एम्फोरा, हाइड्रा केल्पिस एम्फोरा, आयोनोनिक, ठीक है, आयोनोकोई एम्फोरा, आल्फे एम्फोरा, वैल्यू क्रेटर एम्फोरा, बेल क्रेटर एम्फोरा, ठीक है, काइलाक्स क्रेटर एम्फोरा, काइलिक्स एम्फोरा, काइलिक्स एम्फोरा, केंधारोस एम्फोरा, केलाइथोस एम्फोरा, फाइसिस एम्फोरा। एथेनियन चित्रकारों ने पात्र चित्रों में कोरिंथियन शैली की तकनीकी से, ठीक है, काली आकृति चित्रण की प्रमुख विशेषता रही है। या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में प्रमुख रहे। मतलब 14 प्रकार के, ध्यान से देखेगा ये एम्फोरा पॉटरी कितने प्रकार की हैं? अगर आपसे कहता है कि एम्फोरा पॉटरी यहाँ पर इस समय कोरिंथियन काल में कितने प्रकार की थी, तो एम्फोरा पॉटरी 14 प्रकार की एम्फोरा के नाम से वैल्यू में रही हैं। और 14 प्रकार की एम्फोरा मुख्यतः, ठीक है, कोरिंथियन शैली के तकनीक में बनाई गई, मतलब पकाकर बनाई गई तकनीक में बनाई गई हैं। इसका श्रेष्ठ उदाहरण अगर हमको देखने को मिलता है इन पॉटरी या पात्र चित्रण की कला का, तो कहां पर देखना मिलेगा? ठीक है, तो कह रहा है एंडोकिटीज नामक चित्रकार के द्वारा चित्रित बेली एम्फोरा के पात्र पर देखने को मिलती है। कह रहा है कि कोरिंथियन मतलब आयनिक शैली के सबसे इंपॉर्टेंट पात्र चित्रण हमको कहां पर देखने को मिलते हैं? तो चित्रकार कौन है? एंडोकिटीज के द्वारा किस चित्रित पर? बेली एम्फोरा पात्र पर हमको सर्वश्रेष्ठ एम्फोरा पॉटरी देखने को मिलती है। सर्वश्रेष्ठ एम्फोरा पॉटरी देखने को मिलती है। ध्यान देना, ये भी नेट में पूछा गया है कि एम्फोरा पॉटरी कहां से है? यूनान से है। किस शैली से शुरू होती है? आर्केइक युग से शुरू होती है। एम्फोरा पॉटरी का प्रमुख कलाकार कौन है? एंडोकिटीज है। एंडोकिटीज के द्वारा चित्रित कौन सी है? बेली एम्फोरा सबसे इंपॉर्टेंट एम्फोरा मानी जाती है। तो ये हमारा आर्केइक युग भी हो गया। अब हम कल शास्त्रीय काल को विधिवत देखेंगे। ठीक है, शास्त्रीय काल को। अभी तक कला का विकास और शासन का कोई भी विकास हमको देखने को नहीं मिला, केवल कला का विकास और कला के उत्थान को हम पढ़ते पढ़ते चले आ रहे थे। अब हम कल से विधिवत, ठीक, शासकों के उत्थान में कलाओं का उत्थान देखेंगे। शासकों के उत्थान के साथ कलाओं का उत्थान देखेंगे। कल हम पढ़ेंगे इसी के साथ शास्त्रीय युग का प्रारंभ। शास्त्रीय युग का प्रारंभ, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले अभी। सर ये किसी को कुछ एम्फोरा, पूछना है तो पूछ। यस सर। सर एम्फोरा हाँ, पात्र चित्रण पर है कि एम्फोरा का मतलब क्या है? एम्फोरा पॉटरी है बेटा। पॉटरी मतलब पात्र चित्रण कला का नाम है। जी जी। एम, एम्फोरा जो है, एम्फोरा, एम्फोरा पात्र चित्रण कला का नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, जो पात्र चित्रण की कला है उसका नाम है एम्फोरा। ठीक, एम्फोरा कोई पात्र नहीं है। ठीक, पॉटरी कला का नाम है एम्फोरा। और बताओ। सर यूनान की कला को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। यूनान की कला को 5 भागों में। कल का तुम क्लास नहीं ज्वाइन की थी? कल कहाँ थी?
सर कल बाहर थे। तो कल बाहर थे तो कल का वीडियो भी नहीं देखा होगा। हाँ सर टाइम देखा? हाँ, देखा था, थोड़ा देख कल का पाए, लेकिन नहीं वीडियो। देख पाए पूरा। हाँ, तो कल का वीडियो बाई मैप मैंने कल बताया था कि कैसे यूनान अलग है, कैसे इटली अलग है, और यूनान की कला को 5 भागों में बांटा गया, वो तो आज हमने बता ही दिया है। मगर मैंने कल क्षेत्र वाइज आपको दिखा करके विधिवत मैप पर दिखा करके बांटा था। जैसे आज हम आपको कोरिंथियन आयोनिक मैप को दिखाया है, ऑर्डर को दिखाया, वैसे मैप पर जी दिखा करके मैंने बांटा था। तो यूनान की कला 5 भागों में है बेटा, इटली की कला 2 भागों में अलग से रहेगी। ठीक। कल का जब पार्ट देखेंगे तब आज की बात समझ में आएगी, और आज का जब वीडियो फिर पुनः रिपीट करेंगे तब कल शास्त्रीय काल समझ में आएगा। सब एक से दूसरा ठीक है जुड़ा हुआ है। और किसी को कोई सर। कुछ क्वेश्चन अभी इसमें जो डाउट रह गए हो या कहीं समझ में नहीं आ रहा हो? चलिए फिर ठीक है, आप एक बार पढ़िएगा, कल हमसे फिर जो है जो भी चीजें डाउट में रह रही हैं वो पूछिएगा। ठीक है सर। ठीक।